हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे कल्चर वाला पोर्शन। गाइस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो कल से आएगी, आज कल्चर कर लेते हैं। छोटा सा गाइस ये पोर्शन है, इसको आज कंप्लीट करते हैं, संडे को कल्चर मनाते हैं। तो जुलाई 2023 का गाइस जो पहला टॉपिक कल्चर में आता है वो है मिहिर भोजा जी के ऊपर। अब देखो, मिहिर भोजा जी कौन थे, है ना। रिसेंटली स्टेचू बनाया गया है राजा मिहिर भोजा जी, और ये कैथल हरियाणा में अनवील करा गया है। अब ये मिहिर भोजा थे कौन, पहले ये समझ लो। देखो, ये ना प्रोमिनेंट 9th सेंचुरी के रूलर थे, फ्रॉम गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था, रमभाद्राज इनका नाम था। 8836 ई में सीई में कॉमन एरा के अंदर, सीई मीन्स कॉमन एरा के अंदर सक्सीड किया था। इनको एक टाइटल दिया गया था जिसके बारे में हम कहते हैं अधिवराहा, यानी कि डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। कुछ अपने इनके कुछ कॉइन्स भी थे इस एरा के जो अधिवराहा को फीचर करते थे। एक अरब मर्चेंट थे सुलेमान, जिन्होंने डिस्क्राइब किया उनको एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुर्जारा प्रतिहारा एम्परर। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिहिर भोजा। तो वो 4 स्टेटमेंट में यहीं से पॉइंटर्स उठाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत शौक था। पोइट राजेश खरा इनके कोर्ट में थे, जो कि बहुत सारी ऐसी पोइट्री वगैरह लिखते थे। आपको पता ना, हर राजा के साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसा पोइट होता है जो कि उसके बारे में लिखता है, या उस तरह के रूल जहाँ उस तरह चल रहा है उसके बारे में लिखता है। अब आपने पढ़ा कि ये गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इमिडिएटली याद होना चाहिए कि कनुज ट्राइंगल भी था। और कनुज जो ट्राइंगल था उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर याद रहनी चाहिए कि कनुज ट्राइंगल में ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या थी। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किनके बीच में थी? गुर्जारा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में थी, ठीक है। सारा आपका कुन में पलाज भी हैं, आपके पालाज भी हैं, है ना, अलग अलग थे, लेकिन गुर्जारा प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा ये 3 ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के पार्ट थे। अब समझते हैं कि मिहिर भोजा जी ने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कैसे किया था। अब देखो, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की जहाँ बात आ जाती है वहाँ आपको ये ज़रूर याद रखना है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में कि ही हैज़ रीऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेटेड प्रतिहारा एम्पायर। उन्होंने क्या किया था, इनका सारा ध्यान क्या था? प्रतिहारा एम्पायर को कंसोलिडेट करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। इनकी जो पॉलिसी होती थी ना, वो कॉन्क्वेस्ट, एक कब्ज़ा कर लो और डिप्लोमेसी के साथ उस पर काम करो। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं वारा में, दौलतपुर में, कहाला में, पाहेवा में, जहाँ पर इनका ये पता चलता है कि इनका रूल था मलवा राजपूताना और मध्य देश में। तो देखो, आप जानते ही हो उस समय हमें पता कैसे चलता था किसी का रूल कहाँ पे कैसे रहा है? तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता था, है ना, या कुछ और हिस्टोरिकल एविडेंसेस के थ्रू पता चलता था। तो इंस्क्रिप्शंस मिली कहाँ, वारा, दौलतपुर, कहाला में। वहाँ पर पता चला कि ये मालवा और राजपूताना और मध्य देश में इनका कंट्रोल था। एक काल्हानाज रजत तरंगिनी है, यहाँ पर इनका मेंशन है कि इनका एक्सपेंड जो था एम्पायर का वो कश्मीर तक था, नॉर्थ में। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना एक्सपेंड कर रखा था। मतलब आप ये सोचो कि इनका जो ये पूरा जो रीजन है आपका प्रतिहारा का, ये आप यहाँ तक लगा सकते हो कि इतना यहाँ पर इनका रहा है। लाइक पूरा इतना वाला पोर्शन जो है ना, मध्य देश भी क्योंकि बीच में था, तो लाइक दिस कुछ इतना इनका पार्ट इन्होंने राज किया है। अब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या थी? तो ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑल्सो फॉर कनुज को पाने के लिए विद पलाज इन द ईस्ट में लड़ते थे। राजकुटार जो थे वो डेक्कन में थे। वॉर्स हुई इनकी पाला किंग देवपाला के साथ। तो लेटर अकॉर्डिंग टू ग्वालियर प्रशस्ति, भोजा ने सन ऑफ देवपाला को हरा दिया था। तो याद रखना, ग्वालियर प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है कि जो आपके मिहिर भोजा थे, इन्होंने सन ऑफ देवपाला को हरा दिया था। इन्हीं की रेन में अमोघ वर्षा एंड कृष्णा टू जो राष्ट्रकूटा के किंग्स थे, इन्होंने कनुज पे रूलिंग भी करी हुई है, ठीक है। तो भोजा ने कनुज को कैप्चर किया राष्ट्रकूटा से और अपना एम्पायर यहाँ पर एक्सटेंड करते हुए रिवर नर्मदा तक ले गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुर्जारा प्रतिहारा का दे रखा है। प्रोमिनेंट रूलर्स के नाम याद रखने आपको, नागरभट्ट, वत्सराजा, नागरभट्ट टू, मिहिर भोजा, ठीक है, जसपाला, इन सब का नाम। लास्ट रूलर जसपाला थे, तो याद रखना है वो वॉज द लास्ट रूलर और प्रोमिनेंट रूलर गुर्जारा प्रतिहारा। तो लास्ट रूलर कौन थे? जसपाला। मेजर सिटीज़ यहाँ पर याद रखना आप, उज्जैन जो थी वो कैपिटल सिटी थी वत्सराजा की। कनुज जो थे वो आपको याद रखना है कि बेसिकली जो कनुज था वो आपका कैपिटल सिटी ऑफ मिहिर भोजा था। लेटर रूलर्स के भी कैपिटल कनुज ही रहा हुआ है। लिटरेरी रिकॉर्ड जो एहल आपका इंस्क्रिप्शन है पुलकेशन, वहाँ से इस ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल और गुर्जारा प्रतिहारा के बारे में पता चलता है। हर्षचरिता बाना भट्ट द्वारा लिखी हुई उनके पता चलता है। तो ये सारे विलेजेस यहाँ पे लोकली एडमिनिस्ट्रेड होते थे।
किंग्स अपने टाइटल्स बड़े बड़े रखते थे, परमेश्वरा महाराजा धिराज टाइप रखते थे, कोई रेफरेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नहीं मिलता। स्टेट को भुक्ति में डिवाइड करता था, भुक्ति को फर्दर फिर मंडलाज में डिवाइड करता जाता और मंडला को फिर सिटीज़ एंड विलेजेस में डिवाइड किया जाता था। कास्ट सिस्टम यहाँ बहुत था, इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती थी, पॉलीगेमी होती थी रिच एंड रॉयल क्लासेस में, आइडल वर्शिप, याजनास करना, ये सब होता था, याद रखना। आर्ट एंड एग्रीकल्चर की बात करोगे, सॉरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे ग्रेट पैटर्न मिलेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर की, मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती, सब नोबल स्कल्पचर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये सारा हरिहरा टेम्पल भी बिल्ड हुआ था महामरु स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है ना। इस तरह का आप जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में वहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर्स मिलेंगे। तेली का मंदिर है ग्वालियर फोर्ट में है, डेडिकेटेड टू शक्ति गर्ल, ये भी बहुत ओल्ड सर्वाइविंग एज में था। ये मिहिर भोजा के टाइम पर ही बेसिकली इसको बिल्ड किया गया था तेली का मंदिर, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये डायनेस्टी एंड हो जाती है 1036 CE में ड्यू टू क्विक सक्सेशन ऑफ रूलर्स, फैमिली ट्रेंड्स, फ्यूड्स और टर्की अटैक भी था वेस्ट की तरफ से, पाला के ईस्ट की तरफ पाला भी एडवांस हो गए थे, तो वहाँ से अटैक होने की वजह से ये क्विक सक्सेशन की वजह से डायनेस्टी का एंड हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी अनदर पर्सन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ श्री अलूरी सीताराम राजू। इनके बारे में आपने जब 10th क्लास में भी थे ना, तो आपका एक चैप्टर था नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, उस चैप्टर के अंदर भी इनके बारे में डिस्कशन दे रखा था कि रिसेंटली ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन 125th बर्थ एनिवर्सरी का चल रहा है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। अब 125th एनिवर्सरी है श्री अलूरी सीताराम राजू जी की, एंड 100 ईयर्स हो चुके हैं रंपा रिबेलियन को, जो कि हैदराबाद में कंक्लूड किए गए। दो बातें समझ आ गई, एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है, 125th एनिवर्सरी है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, श्री अलूरी सीताराम राजू की, और 100 ईयर्स हो चुके हैं किस चीज़ को, रंपा रिबेलियन को। बर्थ प्लेस की बात करूं तो 4 जुलाई 1897 में इनका बॉर्न होता है, मोगलू नियर भीमावरम आंध्र प्रदेश के अंदर। 18 की एज में ये सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। कंट्रीब्यूशन आपको ज़रूर याद रखना है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये महात्मा गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे ड्यूरिंग NCM जब चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1930s वाला जो फेज़ है उसमें आपका चल रहा था NCM, है ना। तो ही इंस्पायर द ट्राइबल्स टू सीक जस्टिस। इन्होंने किसको इंस्पायर किया, जो ट्राइबल लोग होते थे उनको जस्टिस की बात करी, लोकल पंचायत कोर्ट में उनकी बातों को रखा, कॉलोनियल कोर्ट्स को बॉयकॉट करना इनकी एक एक्टिविटी का पार्ट था। इन्होंने खादी पे बहुत ध्यान दिया, इन्होंने कहा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उसको भी छोड़ें। उसके बाद आता है रंपा रिबेलियन के बारे में, जो 1922 से 1924 की कहानी है, जिसमें रंपा रिबेलियन हुआ था। तो आपको ज़रूर याद रखना है रंपा रिबेलियन किसके बीच में हुआ, 1922 से 1924 के बीच में। इज़ ऑल्सो नोन एज अ मन्यम, मन्यम मतलब फॉरेस्ट एरिया, रिबेलियन के उसके लिए था। तो मन्यम विरुद्धु बेसिकली हीरो ऑफ द जंगल को बोला जाता था बाय द लोकल पीपल। तो 1922 में श्री अलूरी सीताराम राजू को लॉन्च किया गया मूवमेंट में, एंड अगेंस्ट ब्रिटिश टायरनी रूल। तो ही बिगिन टू ऑर्गेनाइज, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, आदिवासीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा, ऑपरेसिव मद्रास को समझाया कि देखो ये ऑपरेसिव रूल है, एक्ट है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, इसको हटाने की ज़रूरत है सबसे पहले। इसकी वजह से इन्होंने मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट स्प्रेड करा, ठीक है, टैक्टिक्स अपनाई ग्यूरिला मूवमेंट की, पता नहीं चलना चाहिए किसने किसको क्या मारा, बट अपना काम करना है। ही सून रियलाइज दैट जो ट्रेडिशनल वेपनरी है वुड बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि हमारी जो ब्रिटिश फोर्सेस की हैविली आर्म्ड हैं वो हमारे ट्रेडिशनल वेपन्स के आगे टिक नहीं पाएंगी, मतलब वेपन्स हमारे बहुत कमज़ोर हैं, उनके पास बहुत एडवांस वेपन्स हैं ब्रिटिश फोर्सेस के पास। अब मॉडर्न वेपन्स लेने के लिए उन्होंने बोला एनिमी से ही स्नैच कर लो, तो इन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे भी। तो देखो पहले ये वायलेंट कम थे, बट धीरे धीरे मूवमेंट जो रही है वायलेंट होती जा रही है, गुरिल्ला मूवमेंट से समझ जाओ आप। तो पहला जो सच अटैक किया गया था वो चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन विशाखापट्टनम में किया गया था रंपा रिबेलियन के लिए। तो जब इनका रिलेंडेंट चेज बाय ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको किया तो श्री राजू जी जो थे वो कॉट हो गए, इनको मार दिया गया, शहीद हो गए ये 7 मई 1924 में। रंपा रिबेलियन लेटर इंस्पायर करती रही ट्राइबल ऑफ उड़ीसा को, उनको समझ आ गया भाई ये बड़ा अच्छा तरीका बता के गए। फिर दे स्टार्टेड नो रैंड स्ट्रगल अलॉन्ग विद वायलेटिंग फॉरेस्ट लॉज को उन्होंने वायलेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये ज़रूर फैक्ट याद रखना है कि जो आपके राजू जी थे ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कैलकाटा सीक्रेट सोसाइटी के भी ये मेंबर थे, जहाँ पर वेर ही लर्न टू मेक बॉम्ब्स, जहाँ पर उन्होंने कैलकाटा सीक्रेट सोसाइटी में ये पता किया कि बॉम्ब्स कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेस्टली डे एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 9th क्लास में आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, चैप्टर 1।
हिस्ट्री की किताब में 1789 से 1850 का ये पीरियड है। यहाँ पर आपको पता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड किया बेस्टिले डे परेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन फ्रांस। 3 स्टेट्स पे, याद है जब आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन होता था उस टाइम पे, रिवोल्यूशन से पहले फ्रेंच की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहली स्टेट में यानी कि जो टॉप क्लास स्टेट होती थी, जिनको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती थी, मान सम्मान प्रॉस्पेरिटी, वो क्लर्जी के पास होती थी। सेकंड नोबिलिटी, एंड आपके थर्ड में ये बिग बिजनेसमैन एंड देन प्रेसिडेंट्स एंड देन योर स्पॉन्सर्स। तो जुलाई 14 को इन्होंने बेस्टिले डे मनाया क्योंकि बेस्टिले प्रिजन में स्टॉर्म हुआ था और उसकी वजह से यहीं से आपका बिगनिंग हुई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन में 14 जुलाई 1789 में। इवेंट ऑफ द डे क्यों माना जाता है? देखो, किंग एंड असेंबली वर सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, ठीक है। किंग ने कमांड करा ट्रूप्स को टू मूव इनटू द सिटी। रूमर स्प्रेड हो गए कि जो किंग ने ऑर्डर दिया है कि वो ओपन फायर करना है, सिटीजन्स को मार डालने की बात हुई है। तो ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल्स ने जो फोर्ट्रेस प्रिजन थे बेस्टिले के, वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन, तो उसने वही बेस्टिले मतलब फोर्ट्रेस आपका प्रिजन थी 14 साल 15वीं सेंचुरी के अंदर पेरिस के अंदर। एंड वट वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा। तो आपको लुई 16 के बारे में याद हो रहा होगा। जो कमांडर थे बेस्टिले के, उनको किल कर दिया गया, प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिए गए मोब से, और यहीं से चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गई और यहीं से फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्ट आपका शुरू हो गया था। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का रीज़न आ जाए तो पहला रीज़न यही लिखना है कि नो एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं था। दो फ्रांस हैड एन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, स्टेट जनरल आपकी था एक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इसके सेशन लास्ट सब जो आपका हुआ था सिंस 1916-40 से आपका कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। और फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो बड़ी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पावर का था। तो आप सोच लो कैसे पसंद आएगा। तो डाइवर्स है, डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी है, रेट्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म चल रहा है, फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, पेजेंट्स के बाद 90% पॉपुलेशन पेजेंट्स की है, उनको स्मॉल नंबर ऑफ लैंड दिया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, खाने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा है। तो मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 क्लास तो बड़ा इंजॉय कर रही हैं, प्रिविलेजेस उनको बाय बर्थ मिल रही हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशंस बाकी सोसाइटी की पॉपुलेशन की थी वो बहुत बुरे हालात में थी। कांस्टेंट वॉर्स हो रही थी, डिप्लोरेबल कंडीशंस थी, फ्रांस का जो आपका ट्रेजरी बॉक्स था वो खाली होता जा रहा था, बैंक्रप्सी हो गई थी। इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट भी हुए यहाँ पे, मॉन्टेस्क्यू, आपका वॉलेटायर, रूसो, ये सब भी यहाँ पे स्कॉलर्स इंस्पायर होकर यहाँ पे इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया, सेवरल क्वेश्चंस उठाए, जस्टिस के ऊपर सवाल उठाए। इमीडिएट कॉज रिवोल्यूशन का क्या था? इम्प्रूविडेंट पॉलिसी ऑफ किंग लुई 16 को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसने कर दिया था, इतना ज़्यादा कि मतलब बहुत बुरा हाल था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। खाने पे जब मारा मारी होगी तो फिर आप सोच लो क्या होगा। तो कंक्लूडिंग लाइन में फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज नॉट अ लोकल ऑकरेंस नहीं थी, बल्कि कई इनिशिएटेड प्रिंसिपल्स, एक गाइडिंग फोर्स सेवरल इवेंट्स की वजह से हुआ। और यहीं से फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, फ्रेंच से ही बोरो किया है हमने, फ्रांस से ही बोरो किया, दैट इज़ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स के बारे में। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे हमारा अनुभव मंडपा। क्या है? अनुभव मंडपा। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान का, इसको भारत मंडपम बोला गया है। इसका जो रूट है वो बासवेश्वरा 12th सेंचुरी में आइडिया थे, वहीं से लिया गया अनुभव मंडपा। वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट इन हिस्ट्री, जहाँ पे शरणजाज पोइट्स थे, सोशल आपके स्पिरिचुअल रिफॉर्मर्स थे ना, यहाँ पर आते थे। प्रभुदेवा ग्रेट योगी थे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लॉर्ड जो आपके बासवेश्वरा जी थे वो पीएम की तरह एक्ट करते हैं। मेंबर्स को यहाँ लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि पिक कर लिया जाता है बाय हायर अथॉरिटीज ऑफ मंटपा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनुभव मंटपा। अच्छा, नेक्स्ट है पोरपनाई कुटाई साइट। हो सकता है गाइस थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे सॉरी फॉर द सेम। तो गोल्ड स्टड है, बोन पॉइंट है, कालिनियन बीड होता है जो संगम एज में बिलोंग करती थी। एक्सकेवेशन से मिला है, ये पुदुकोटोई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु, वहाँ से ये साइट मिली है। संगम एज का याद रखना, एंशियंट तमिल केरला को दिखाती है 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी कॉमन एरा तक। एक्सकेवेशन साइट है, बरियल साइट में इंडिकेट करती है। यहाँ पर फोर्ट्स वगैरह थे, वाटर बॉडीज़ दिखने को मिली हैं। ट्रेड यहाँ नज़र आया है, कैसे नदन पार्ट ऑफ इंडिया के साथ ट्रेड होता था कालीन बीड्स का। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ बोन टूल्स का भी नज़र आया, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर एक वीविंग इंडस्ट्री भी हुआ करती थी। नेक्स्ट इस तनकई शिप बिल्डिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इंडियन नेवी ने ये लॉन्च करा है प्रोजेक्ट, ताकि 2000 ओल्ड टेक्निक को रिवाइव किया जाए शिप बिल्डिंग की। इसी को तनकई मेथड कह रहे हैं। इस मेथड में शिप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स, है ना, टुगेदर रादर देन यूजिंग नेल्स। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है ना,
और अराइवल जो यूरोपियन शिप्स का लेट टू शिफ्ट इन शिप बिल्डिंग टेक्निक्स। उसके बाद है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो प्राइम मिनिस्टर विश द पीपल ऑफ, जो आपके संथाल ट्राइब थे ना, तो ऑन द ओकेजन ऑफ हुल दिवस एक मनाया जाता है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट वहीं से, संथाली लैंग्वेज है बेसिकली आपकी। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट कहाँ से ली गई है? संथाली लैंग्वेज से ली गई है। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने संथाली को शेड्यूल 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ बोडो, डोगरी, मैथिली लैंग्वेजेस को भी 92nd आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें दी गई है जगह। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट 1925 में बाय रघुनाथ मुर्मू ने की थी। संथाली एक मुंडा लैंग्वेज है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लोग बोलते हैं। बांग्लादेश, ईस्टर्न नेपाल, भूटान में भी बोली जाती है भाषा। 7.3 मिलियन स्पीकर्स हैं संथाली अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जून 30 को एज आ हुल रिवोल्यूशन दिवस की तरह मनाया जा रहा है। बिगिनिंग ऑफ द संथाल रिबेलियन इन 1885 में किया गया था। जून 30 को हम कैसे मना रहे हैं? हुल दिवस के नाम से मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संथाल रिबेलियन स्टार्ट हुआ था 1885 में। कितने साल हो गए वो आप काउंट कर लेना। तो संथाल रिबेलियन कब से है? 1855 से 56 के बीच में था। रंपा कब है? 1922 से 24 के बीच में था। ये ध्यान रखो रिबेलियंस के बारे में। तो संथाल रिबेलियन बहुत बड़ा एक आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था रिवोल्ट का अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजाइम। यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी याद रखो 1790 का था। इसने डिस्प्लेस करा था बिरबुम मनबुम रीजन्स को जो प्रेजेंट डे बंगाल में है। उसी की वजह से, क्योंकि देखो सब्सिक्वेंट एक्सप्लॉयटेशन था, ज़मींदारी, पुलिस की वजह से, ब्रिटिश की वजह से। रिबेलियन ने बेसिकली दमन को रीजन था, राजमहल, हिल्स ऑफ झारखंड, वहाँ पर ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ। 2 ब्रदर्स थे, सिद्धू कन्हू मुर्मू, इन्होंने बेसिकली ये लड़ा था पूरा का पूरा। ठीक है। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट कब से स्टार्ट हुई? 1925। किसने की? रघुनाथ मुर्मू ने। अच्छा, उसके बाद है कुल लैंग्वेज। उड़ीसा, कुई लैंग्वेज, QUI है, उड़ीसा के कैबिनेट ने प्रपोज किया है कुई लैंग्वेज को 8 शेड्यूल लैंग्वेज में डालने को, 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। कुई लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है। स्पोकन की जाती है कोंडा ट्राइब, कंदा ट्राइब के थ्रू। लार्जेस्ट आपकी ट्राइब है उड़ीसा की। ये उड़िया स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। खोंडी, गुमसई इसके डायलेक्ट्स हैं। शेड्यूल 8 क्या है? तो करेंटली इसमें 22 लैंग्वेजेस का प्रावधान है। 14 लैंग्वेजेस मेनली इनिशिएट की गई हैं। सिद्धि जो थी, सिंधी 1967 में हुई। कोंकणी, मैनपुरी और आपका मणिपुरी नेपाली 1992 में आई। संथाली, ये सब 92nd अमेंडमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया, ये भी 2003 में ही इंक्लूड किए गए थे। इंक्लूजन है नई लैंग्वेजेस का। करेंटली कोई ना फिक्स क्राइटेरिया नहीं हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि कैसे इंक्लूड किया जाए 8 शेड्यूल में। 2 कमेटीज़ थी, पहावा और सीताकंद मोहपत्रा, ये सेटअप की गई थी कि क्राइटेरिया को फिल करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाज नॉट अचीव। तो शेड्यूल 8 में बेनिफिट क्या होता है? आपसे पेपर में पूछेंगे कोई लैंग्वेज अगर शेड्यूल 8 का पार्ट बन गई है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं? गवर्नमेंट फिर सपोर्ट मिल जाता है। साहित्य अकेडमी में आपको मिल जाए, किताबें वगैरह आपकी बन जाएंगी। असेंबली में पार्टिसिपेट, डिबेट में पार्टिसिपेट, पार्लियामेंट की आप कर सकते हो। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। RBI टू इंक्लूड करेंसी नोट डिनोमिनेशन में कर सकता है। ये फ़ायदे हो जाते हैं शेड्यूल 8 में आने के। तो याद रखने सारे बेनिफिट्स। अब जो पीपल क्या है, जितनी भी ट्राइब है, चीन है, कुकी है, मिज़ो है, एथनिक ग्रुप है, ये आपका म्यांमार सब जगह फैला हुआ है। तो कई इसकी सब ट्राइब्स हैं, क्लाइंस भी हैं इसके। तो ट्राइब्स आर बिलीव टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम चाइना थ्रू तिब्बत टू सेटल इन म्यांमार। तो वो लोग तिब्बतन है ना, इनका ग्रुप है, लाइक तिब्बतन आपका तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं जो पीपल। ठीक है। तो ये क्या है? ट्राइब्स है, चीन, कुकी, मिज़ो, एथनिक ग्रुप है। उसके बाद लास्ट आपका केर पूजा है। ये फेस्टिवल मनाया जाता है त्रिपुरा में 2 हफ्ते में। जैसी कारसी पूजा होती है ना, और ऑनर किया जाता है यहाँ पे केर, एक गार्जियन गॉड होते हैं। तो इस फेस्टिवल में अगरतला में एंटर करा, क्लोज टू क्रिएट अ प्रोटेक्टेड एरिया, बेसिकली अगरतला क्लोज टू क्रिएट अ प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाता है। यहाँ लोगों को अलाउड नहीं होता कि वो फायर लाइट करें या कोई सिंगिंग करें या शूज़ पहने इवन। तो इट इज़ ऑल्सो हेल्ड इन फ्यू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मनाया जाता है। चिटगोंग हिल ऑफ ट्रैक्ट ऑफ बांग्लादेश में भी इसको केर पूजा को मनाया जाता है। तो केर पूजा बेसिकली कहाँ का त्यौहार है? इंडिया में त्रिपुरा का। ठीक है। कारची पूजा के 2 हफ्ते बाद सेलिब्रेट करते हैं और केर को गार्जियन गॉड थे उनको ऑनर किया जाता है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर कल्चर पोर्शन। ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, and if you have any doubt related to any of the news, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.